देखो भाई, आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें, चीज़ को समझ लो। देखो, मौलिक अधिकार का टॉपिक चल रहा था, मौलिक अधिकार का बेसिक हम लोग करा चुके हैं। अब ध्यान से समझना, आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या देता है हमें? राज्य की परिभाषा देता है। जो राज्य की परिभाषा भाग 3, भाग 4 और 4A के लिए फॉलो करती है। भाग 6 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और आर्टिकल किस में दी गई है? 152 में। समझते चलना। देखो, राज्य के अंतर्गत हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे भारत सरकार, संसद, राज्य, विधानमंडल, जिला बोर्ड, नगर पालिकाएँ, न्यायाधीश, ऐसी वैधानिक गैर एजेंसियाँ जो राज्य सरकार के लिए काम कर रही हैं, वो भी राज्य के अंतर्गत आ जाती हैं। मेन हमारे पेपर में इतना डीप नहीं आता है कि हमारे राज्य की परिभाषा भी पूछी जाए, कुछ भी पूछा जाए। जो हम लोगों के पेपर होते हैं उसमें यही पूछा जाता है राज्य की परिभाषा किस में दे रखी है। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 152 में क्या मिलती है हमें? राज्य की परिभाषा। अगर हम बात करें आर्टिकल 13 में क्या लिखा है, तो आर्टिकल 13 में लिखा है कि अगर संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले यदि कोई विधि मौलिक अधिकारों का हनन करती है, जैसे मान लो संविधान बना नहीं और उससे पहले कोई कानून बन चुका है, और वो विधि अगर मानकर चलो मौलिक अधिकारों का क्या कर रही है? हनन कर रही है, तो उस विधि को, विधि का मतलब है कानून, उस कानून को क्या मान लिया जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। और अगर कोई विधि, मान लो हमने मौलिक अधिकार, हमने कोई विधि संविधान लागू होने के बाद बनाई और वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो उस विधि की जितनी भी शक्तियां हैं उन सबको समाप्त मान लिया जाएगा, मतलब शून्य मान लिया जाएगा। समझना, 13 के 1 में क्या कहा गया? 13 के 1 में कहा गया उसको समाप्त मान लिया जाएगा। जो संविधान बनने से पहले चीज़ें बनी हैं और अगर वो मौलिक अधिकारों को ख़त्म कर रही हैं तो उन्हें ख़त्म मान लिया जाएगा। मगर संविधान बनने के बाद कोई विधि बनाई गई और वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है, तो उसकी शक्तियों को क्या माना जाएगा? शून्य। मतलब ख़त्म नहीं किया जाएगा, उस आर्टिकल को शून्य मान लिया जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों से बड़ा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा आर्टिकल 13 का 3 क्या कहता है कि कानून और किस किस को हम कह सकते हैं? तो कानून हम कह सकते हैं कि कोई भी अध्यादेश, वो भी कानून है। कोई आदेश निकला है, वो भी कानून है। कोई नियम निकला है, वो भी कानून है। कोई नियम के ऊपर दोबारा नियम बनाया गया, वो भी कानून है। कोई प्रथा चलती हुई आ रही है, वो भी क्या है? कानून। ये सभी कानून तब तक हैं जब तक दूसरे चीज़ों का मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सी प्रथाएं ऐसी होती हैं जो मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो टाइम टाइम पे उन अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? प्रथाओं को समाप्त कर दिया जा रहा है। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें, जो आर्टिकल 14 है, आपको याद रखना है, आर्टिकल 14 हमें विधि के समक्ष समानता देता है। आर्टिकल 14 क्या देगा? विधि के समक्ष समानता। मतलब कानून की नज़र में सभी व्यक्ति क्या हैं? एक समान है। मगर ऐसा नहीं है। एक तरफ हमारे यहाँ पर संविधान बनाया जाता है और उसी तरफ उसको तोड़ने की शक्तियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप समझना, जैसे आप हरी वाली आपने डीटीसी की बसें देखी होंगी, तो एक खटका अगर उसके हाथ में दे रखा है ड्राइवर के, तो एक खटका आपके हाथ में भी दे रखा है गेट खोलने का, जो बाहर से प्रेशर नहीं बनने देगा। नहीं समझना। जैसे अब होता क्या, जब डीटीसी ये नई बस चली थी तो उस समय ड्राइवर जो थे अपने आप को शक्तिमान समझने लग गए थे कि अब तो सारी पावर हमारे हाथ में आ गई। मगर जैसे जैसे 2-4 दिन हुए, बच्चों को ये पता चल गया कि इसके बाहर जो एक खटका है वो प्रेशर रिलीज़ करने का है। तो वो ड्राइवर यहाँ से खटका दबाता था तो वो वहाँ से प्रेशर रिलीज़ कर देते थे, तो गेट क्या हो जाता? प्रेशर से बंद होगा, तो वो आराम से खुल जाता था। तो इसके बाद फिर उस खटके को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, जिससे सिर्फ ड्राइवर के हाथ में कंट्रोल रहे। तो ऐसे ही क्या होता है, अभी इसमें कहा गया विधि के समक्ष समानता है। इसी तरह हमारे संविधान में क्या कहा गया है? समानता तो है, मगर समानता में भी क्या है? समानता। मतलब हमारे यहाँ पे फौजियों के लिए अलग कोर्ट होता है, जैसा कि आपको पता होगा। अगर फौजी किसी का मर्डर करते हैं या किसी को मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उन पर अलग केस चलता है। उन्हें आम न्यायालयों में पेश नहीं किया जाता जब वो ड्यूटी पर होते हैं। ऐसे ही जो विधायक होंगे, अगर विधायक हैं, कोई भी हैं, जो सांसद हैं, वो संसद में बैठे हुए किसी
संसद में बैठ कर किसी को गाली दे रहे हैं, गलौज कर रहे हैं, कुछ उल्टा बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, तो उन्हें भी न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। इसके अलावा जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, अगर अपने पद पर हैं और उस समय उन्होंने कोई भी काम करा है तो उसके लिए उनको क्या नहीं हो सकती, सज़ा नहीं हो सकती। अब यही चीज़ आपको बताई गई है। क्वेश्चन आएगा विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो विधि के समक्ष समानता का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। और विधि के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। आप समझते चलना, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा अपवाद कौन कौन से, जो उनसे बोलूँगा वो याद रखना। समानता के अपवाद जो हैं आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि राज्य स्त्रियों और बच्चों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। कि जैसे कि आप जानते हो, जैसे आप बसों में जाते हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो सीटें क्या होती है, रिजर्व है। तो किसके द्वारा रिजर्व है? एक तरफ तो हमारा संविधान कहता है कि सभी समान है कानून की नज़र में, और एक तरफ ही जब हम किसी बस में किसी चीज़ में जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्त्रियों के लिए अलग सीटें रिजर्व हैं। तो इसका मतलब ये समानता तो नहीं कह रहा, मगर हमारे संविधान में कह रखा है कि अगर राज्य चाहे तो वो स्त्रियों और बच्चों के लिए भी क्या कर सकता है, विशेष उपबंध कर सकता है। समझना। आगे क्या है, आर्टिकल 15 का 4 क्या कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं, उनके लिए भी विशेष प्रावधान करने की छूट राज्य को दी जाती है। जैसा कि आप फीस में छूट देखते होंगे कि मान कर चलो किसी फॉर्म में फ़ीस अगर मान लो 500 जा रही है तो हो सकता है उनकी फ़ीस 150 जाए, हो सकता है फ्री भी जाए। ऐसे गर्ल्स की देखो बहुत सारे फॉर्मों में फ़ीस फ्री होती है, तो छूट राज्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि तुम आर्टिकल 14 को लेकर पकड़ के बैठे रहो, कह रहे आर्टिकल 14 तो हमें कानून के समक्ष सब समानता दे रहा, तो हमें क्यों नहीं मिल रही, तो उसके अपवाद दे रखे हैं। आर्टिकल 16 का 4 क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है, सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रबंध व छूट देने का अधिकार। मतलब जो नौकरियों में छूट दी जाती है वो किस आर्टिकल के द्वारा दी जाती है, आर्टिकल 16 के 4 के द्वारा। आगे क्या लिखा है, आर्टिकल 361 के द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी भी कार्य या लिए गए किसी भी निर्णय के लिए किसी भी न्यायालय में क्या नहीं होंगे, जवाब देने नहीं होंगे। कारण क्या है, आप देखो राष्ट्रपति क्या है, एक स्टंपति होता है। क्या राष्ट्रपति के पास कोई पावर है ज़्यादा? नहीं है। राष्ट्रपति सारा काम किसके अंडर में कर रहा है, मंत्रिमंडल। कहने के लिए तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति मेन है, मगर सारा काम तो प्रधानमंत्री करता है। सारी शक्तियाँ किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री के हाथ में। तो राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल आ रहा है, राष्ट्रपति एक बार वापस कर दिया, अब दोबारा आया तो दोबारा वो साइन करने के लिए क्या है, बाध्य है। तो अगर राष्ट्रपति ने उस पर साइन कर दिया तो वो बाध्य था। उस टाइम तो उसको भाई मजबूरी थी। अब उस मजबूरी के कारण उस पर फांसी थोड़ी दे दोगे कि भाई तूने ऐसा करा क्यों था, क्योंकि वो तो कानून में लिखा है तुझे साइन करने तो करने पड़ेंगे। इसी तरह राज्यपाल भी भाई राज्यों के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा देखो, राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदा अवधि के दौरान, जिस समय वो अपने पद पर है, उस समय किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की कोई भी उस पर कानूनी कार्रवाई चालू नहीं की जा सकती। इसका मतलब है मानकर जो राष्ट्रपति ने कोई ऐसा काम कर दिया जिसके उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर जब वो अपने पद पर है तो उस समय उस पर किसी भी न्यायालय में कोई भी प्रक्रिया नहीं चलाई जाएगी। उसको पहले उसके पद से हटाया जाएगा, मतलब उस पर महाभियोग चलाया जाएगा। 14 दिन पहले उसे सूचना दी जाएगी। फिर वो अपना चीफ जस्टिस जो अपना वकील है वो उसको पेश करेगा। फिर आगे चल के महान्यायवादी उसका जज लड़ेगा, केस लड़ेगा, और केस लड़ने पर अगर वो हार जाता है तो भारत के राष्ट्रपति को क्या देना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र। फिर जाकर उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। आगे बात करें, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदा अवधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी भी न्यायालय में कोई प्रतिक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, वही बताया। आगे समझिए, आर्टिकल 105 में क्या कहा गया है, संसद में या उसकी किसी भी समिति में, संसद के किसी भी सांसद, यहाँ पे सांसद आएगा बेटा, ठीक है, बुक में अपने लिख लेना, किसी भी सांसद द्वारा कही गई बात या दिए गए मत के संबंध में उसके विरुद्ध कोई भी न्यायालय में क्या नहीं की जाएगी, कार्रवाई। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी सांसद होते हैं पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं और एक दूसरे को दबा के गालियाँ देते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो गालियाँ देंगे कमरे के अंदर दे रहे हैं, बाहर निकल के नहीं देते वो एक दूसरे को गालियाँ।
अब उसके अंदर दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या है, एक जज के समान एक व्यक्ति बैठा हुआ है वहाँ पर, लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर अगर शांत करना चाहे तो शांत करवा सकता है, उठा के बाहर फेंकना चाहे तो बाहर फेंकवा सकता है। तो ये सारी उस समय शक्ति किसके पास है, लोकसभा स्पीकर के पास। तो इसीलिए जो उन्होंने वहाँ पर कहा है उस बात को लेकर हम उस पर क्या नहीं कर सकते, कानूनी कार्रवाई नहीं करवा सकते। इसीलिए तो सब देखो लोकसभा की जब बैठकें होती हैं तो उस समय सब हंसी मजाक करते रहते हैं, एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते रहेंगे, हंसी मजाक करते रहेंगे, कोई कविताएं गाएगा, कोई जोक सुनाएगा। तो यही चीज़ है। आर्टिकल 194 में जैसा कि लोकसभा राज्यसभा में ऐसी 194 राज्य के विधानमंडल में भी उसके समिति के कोई भी सदस्य का कोई काम करता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको इतना सारा याद करके नहीं जाना है, मेन आपको डायरेक्ट याद रखना है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या देता है हमें, विधि के समक्ष समानता, और ये हमने कहाँ से लिए, ब्रिटेन से। एक आर्टिकल 16 का 4 याद रखना, नियोजन का अधिकार, ये नियोजन का जो आता है। आर्टिकल 15 क्या कहता है, तो आर्टिकल 15 में आपको ये वाली लाइन याद रखनी है, केवल देखो ध्यान से समझना, मैंने बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीयों को दिए जाएंगे, किसी भी विदेशी को नहीं दिए जाएंगे। अब देखो आपको समझाता हूँ आर्टिकल 15 विदेशी को क्यों नहीं दिया था। केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जेंडर, जन्म स्थान के आधार पर, किसी भी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद को रोकता है। अब मानकर चलो यही अधिकार मैंने विदेशियों को दे दिया, तो विदेशियों से मैं किस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, जन्म के आधार पर। अगर मैं जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करूँगा तो विदेशी किस बात की, समझ लो। तो इसीलिए आर्टिकल 15 क्या नहीं दिया जाता, विदेशियों को नहीं दिया जाता। समझ में आ रही। इसका मतलब क्या है, अब इसमें देखो ऐसा नहीं वर्ड लिखा कि आप भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, इसलिए बहुत से लोग भाषा के आधार पर करते हैं, मगर आगे चलकर एक आर्टिकल ऐसा भी आएगा जो इन सबको ख़त्म कर देता है। निवास के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये 2 वर्ड यूज़ नहीं कर रखे, तो इसको विभेद है इसके आधार पर, मतलब इन 2 आधार पर व्यक्ति कर सकता है, ये कह रखा है यहाँ पर। मगर आगे चलकर एक आर्टिकल ऐसा आएगा जहाँ पर ये भी चीज़ें इनको बंद करवा देगा। अब आगे समझना, आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आर्टिकल 15 क्या देता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, जेंडर के आधार पर उसके साथ क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक हमारा क्या है, समानता का अधिकार है कि सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। अगला देखो, ये चीज़ें नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, अगला देखो नेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। 15 का 5 याद रखना, 15 का 5 आ जाता है 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2005 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों में ये शिक्षा से रिलेटेड है, बस आप याद रखना आर्टिकल 15 का 5 किससे रिलेटेड है, शिक्षा से। पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, मगर इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, आपका इम्पोर्टेंट डायरेक्ट पेपर में 15 का पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि आप किसी वकालत की पढ़ाई नहीं कर रहे जो आपसे लॉ कोर्स पूछे जाएँ, 15 का 5 का ए बताओ, 2 बताओ, डायरेक्ट 15 ही पूछा जाएगा। आर्टिकल 16 के ऊपर अगर हम बात करें तो आर्टिकल 16 क्या देता है, अवसर की समानता, मतलब नौकरी पाने का अधिकार। तो आर्टिकल 15 हमें क्या देता है, आयु, धर्म, लिंग के आधार पर हम असमानता नहीं कर सकते, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 16 देता है हमें नौकरी पाने का क्या है, अधिकार। आर्टिकल 16 का 4 आपको याद रखना है, पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 16 का 4 पेपर में पूछा जाता रहता है। तो आर्टिकल 16 के 4 के द्वारा पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। इसके अंतर्गत जाति के आधार पर विभेद कर सकती है, जो सरकार है वो जाति के आधार पर क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है। आर्टिकल 340 के तहत ही राष्ट्रपति राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करता है। तो जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था वो 29 जनवरी सन 1953 को बनाया गया था काका केलकर की अध्यक्षता में। तो क्वेश्चन आ जाता है पहला पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया, तो 1953 में। किसकी अध्यक्षता में बनाया गया, तो काका केलकर की अध्यक्षता में। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में।
1 जनवरी 1979 को। आगे समझना, आर्टिकल 16 का 4 याद रखना, बाकी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आर्टिकल 17 पर आते हैं। तो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, डायरेक्ट बस इतना याद रखना है। आर्टिकल 17 में क्या लिखा है? अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी से भी छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 ध्यान रखना, इन दोनों आर्टिकल के कोई भी अपवाद नहीं है। मतलब जैसा आपने जितने भी आर्टिकल पढ़े उसमें लिखा है आप इस कंडीशन पे ऐसा कर सकते हो, मगर आर्टिकल 17 और आर्टिकल 23 का कोई भी क्या नहीं है, अपवाद नहीं है। तो इस पर डायरेक्ट क्या होगी? कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ये चीज़ का ध्यान रखना। आगे देखो, ध्यान रखना आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 क्या होता है? आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का मतलब क्या है? जैसे पहले के टाइम में आपको पता होगा, किसी को भी, भाई चाहे गरीब सा हो, उसे भी कह दे जा आज के बाद तू राजा कहलाएगा, तो अपने नाम के साथ वो लिखने लग जाता है राजा जय सिंह। तो राजा जय सिंह, राजा सूरजमल, राजा ये, चाहे घर पे जाकर देखो खाने के लिए पैसा ना हो। तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अपने नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगाओगे। जैसे कोई राजकुमारी लगा के बैठ जाए, तो राजकुमारी शेख हसीना आ रही हैं, तो पता चला राजकुमारी शेख हसीना आ रही है, मैडम बोले राजकुमारी शेख हसीना, सब पीछे मुड़ कर देख रहे हैं कहाँ है राजकुमारी, फिर पता चल रहा है वो है ही नहीं। तो ये चीज़ समझ में आया? तो इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई अपने नाम के आगे टाइटल मत लगाओ, नाम के आगे पीछे, मगर लगा सकते हो। मैंने कहा ना, हर किसी का अपवाद है, लगा सकते हो। कब? कि या तो तुम्हें किसी राज्य से सेना ने दी हो, सेना में जैसे मान लो आप जनरल हो, एडमिरल हो, कुछ भी हो, तो आप लगा सकते हो। विद्या से आपने कोई डिग्री हासिल करी है, जैसे मानकर चलो आपने MBBS की डिग्री हासिल करी है, तो आप अपने नाम के आगे पीछे अपने क्या लगा सकते हो? MBBS लगा सकते हो। ठीक है, तो ये राज्य से मिली हो, सेना से मिली हो, तो आप अपने नाम के आगे पीछे लगा सकते हो। इसके अलावा कोई उपाधि नहीं लगा सकते, तो ये ध्यान रखना आप। इसके बाद देखो, इसके बाद आता आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में सभी तरह की स्वतंत्रताएं दे रखी हैं। आर्टिकल 19 का 1 बहुत बड़ा है। आर्टिकल 19 का 1 बहुत बड़ा आर्टिकल है। उसमें जितनी भी आपकी ज़्यादातर स्वतंत्रताएं हैं, बहुत सारी स्वतंत्रता आर्टिकल के 19 के 1 में आ जाती हैं। तो ध्यान रखना, जब हमारा संविधान बना था तो आर्टिकल 19 में हमारे पास 7 तरह की स्वतंत्रताएं थी, मगर जब संविधान संशोधन हुआ 1978 में, नहीं सॉरी 1978 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। तो आर्टिकल 31 और 19 के 1 के F मतलब F पार्ट को उठाकर भाग 13 में आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था। भाग 12 में 300A में डाल दिया गया था। तो देखो, ये 19 का ही पार्ट तो हटाया गया, इसीलिए एक स्वतंत्रता कम हो गई। तो अब कितनी स्वतंत्रताएं इसमें? 6। तो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? तो आर्टिकल 19 का 1 कहता है बोलने की स्वतंत्रता, कि आपको अपनी बात कहने की क्या है? स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 19 में देखो कितनी स्वतंत्रताएं आती हैं। ये सिर्फ विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है, इसका मतलब है किसी के सामने खड़े होने की स्वतंत्रता आपके सामने यही देता है आर्टिकल। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, आप देखते होंगे अगर प्रेस की स्वतंत्रता ना हो तो अगर कोई व्यक्ति देश को बेच के भी खा जाए तो पता ना चलेगी कहाँ खा गए। एक प्रेस ही तो है जो हमें बताते हैं कि भाई आज यहाँ पर इतने लाख रुपए खर्च किए गए, ये घोटाला हुआ, ये सब चीज़ें तो प्रेस ही बताती है। और आज के टाइम में प्रेस ही क्या है? बिक गई है। तो आप देखते होंगे एक चैनल किसी की बड़ाई करता है, एक चैनल किसी की बुराई करता है, न्यूट्रल कोई चैनल नहीं है। आप देखते हो एक चैनल कोई भी न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल का मतलब होता है वो दोनों पक्षों की बुराई करे, न्यूट्रल नहीं है। कोई या तो सिर्फ बीजेपी की बुराई करेगा या कोई सिर्फ कांग्रेस की बुराई करेगा, मतलब न्यूट्रल नहीं है। तो इस जैन में तो इस चीज़ की वजह से आप देखो जो रियल में मुद्दे हैं वो नहीं उठाते, वो मुद्दे वो दूसरे तरीके के उठाए जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भी हमें आर्टिकल 19 का 1 पार्ट देता है, ए पार्ट। विज्ञापन की स्वतंत्रता वो भी है, आर्टिकल 19 का 1 ही देता है। समझते चलना। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जानने का अधिकार जो है आर्टिकल 19 का 1 पार्ट ही देता है।
मतदाता को सूचना का अधिकार कि भाई मैं जिसको वोट डालने जा रहा हूँ क्या वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, उसके बारे में जानने का पूरा क्या है अधिकार है। इसके अलावा चुप रहने का अधिकार, ये भी आपका मौलिक अधिकार है। सूचनाओं व समाचारों को जानने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। इसीलिए देखो जब किसी व्यक्ति को जेल में डाला जाता है तो उसको समाचार न्यूज़पेपर सब आते हैं वहाँ पर, तो यही कारण है कि भाई उसे पता चले कि देश में क्या चल रहा है। इसलिए विदेश जाने का अधिकार, ये किस केस में निकला था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ में ये डाला था इसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो आदि को किसी भी घटना का हागलो देखा हाल प्रसारण करने का अधिकार। इसीलिए तो मीडिया ज़बरदस्ती घुस जाती है भाई कहीं भी, लाओ जी बताओ जी कैसे हो रहा है जी, क्या हो रहा है। अब पुलिस वाले हटाते तब भी नहीं हटते, क्यों? क्योंकि उनका क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर ये अधिकार ना हो तो जो अब जो ये स्ट्रिंग ऑपरेशन करते हैं इसलिए तो कर पाते हैं, बाद में इनको कुछ सज़ा क्यों नहीं होती? वो इसी कारण नहीं होती कि वो दिखाने का अधिकार है मीडिया को। आगे देखो, धरना या प्रदर्शन करने का अधिकार। धरना या प्रदर्शन करने का अधिकार है, कब तक है? जब तक वो हिंसात्मक नहीं हो जाता। इसीलिए आपने देखा होगा जो जितने भी आंदोलन, जितनी भी रैलियाँ चल रही होती हैं, धीरे धीरे तो पहले तो शांतिपूर्वक होती हैं, फिर धीरे धीरे हिंसात्मक हो जाती हैं। वो जानबूझ के ऐसा क्राइटेरिया कराया जाता है कि कब तक ये बर्दाश्त करेंगे, इनको हिंसात्मक करूं। तो ये चीज़ें, हड़ताल या बंद करने का अधिकार कोई भी मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि माना जाता है हड़ताल कर रहे हो या बंद कर रहे हो देश की प्रगति के क्या है, खिलाफ है। तो इसीलिए ये तो हो गया आर्टिकल 19 के 1 के ए के पार्ट के द्वारा कितनी स्वतंत्रता आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा बी में क्या मिलता है? शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने का और सभा करने का क्या है, अधिकार है। 19 का गै पार्ट देता है संगठन या यूनियन बनाने का अधिकार। ये तभी तक ही आपके अधिकार आपके पास सीमित रहते हैं जब तक आप दूसरों को हानि नहीं पहुंचा रहे। कल बाहर खड़े होकर ऐसा भी आप लोगों को बोर्ड नहीं लगा सकते कि भाई आओ अलकायदा संगठन बनाते हैं बाहर, फिर आप कहने लग जाओ, पुलिस आ रही है आपको कह रहे क्यों बना रहा है संगठन, आपको देख आज मास्टर ने पढ़ाया आज मत बताइए फालतू। 19 के 1 के सी पार्ट के द्वारा में संघ बनाने का अधिकार है। तो वो कहेंगे संघ बनाने का अधिकार, एक लाइन तो तूने पढ़ी, आके पूरा आर्टिकल तुझे हम चल थाने में समझाते हैं, फिर तुझे थाने में समझाएंगे देख ये वाला इस वाले को आर्टिकल, तब आपको तुझे लग सकता है, फिर एक डंडे की आवाज़ आएगी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ गया। तो ये चीज़। अगला देखो, आर्टिकल गै का मतलब डी पार्ट, देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब देश के किसी भी क्षेत्र में आ जा सकते हो आप। अब ऐसा नहीं है कि आप पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर बैठ जाओ, आप कहने लगे आज तो इसी में जाके बैठना है। आर्टिकल 19 का डी पार्ट पढ़ के आए हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं देश में। प्राइम मिनिस्टर के घर में जाकर बैठ जाओ, तो ये आपके तब तक सीमित हैं जब तक आप दूसरे के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर रहे। ये चीज़ को समझते चलना। आर्टिकल ई जो है देखो, एफ खत्म हो चुका है, ई जो है वो क्या कहता है, देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का और बसने की क्या है, स्वतंत्रता। अब ऐसा अगर आर्टिकल ढंग से किसी को समझ में आ गया तो किसी घर में बच जाएगा, जाके कहेगा मैं नहीं रहना अपने घर में, हम तो दूसरे घर में बसेंगे। तो ये आर्टिकल भी 19 का ई आपको तब तक है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता को खराब नहीं कर रहे हो। 19 का जी पार्ट, कोई भी व्यापार करने का अधिकार या चलाने का अधिकार। तो ये तरह की स्वतंत्रता आपको मिलती है। इससे आगे की देखो और जो हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या स्वतंत्रताएं आपकी होती हैं, तो इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 20, 21, 22, 23। तो एक क्लास और लगेगी मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। ठीक है भाई, मैथ निकालो।